बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ खुशामदीद। आज हमारे साथ हमारी कम्युनिटी के एक और मोतबर फ़र्द जनाब मीर नकी अली ताहा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, मौजूद हैं। आप सब हज़रात इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। आज हम इनसे ख़ास तौर पे क़ानून, लॉ के बारे में तफसील से बात करेंगे। तफसील से मुराद ये है कि उनका अपना सफ़र, उनका अपना कैरियर, जिन्होंने इतने साल इस शोबे से वाबस्तगी कायम रखी। साथ ही साथ जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के नौजवान, उनके लिए कुछ बातें करेंगे कि लॉ की फ़ील्ड में कितना स्कोप है। आज के दौर में जब AI टेक्नोलॉजी की बात होती है तो लॉ किस तरह से आगे जा रहा है, और अगर कोई लॉ या क़ानून को वकील और उसके बाद ज़ाहिर है जज के शोबे से अपनी वाबस्तगी रखना चाहता है तो वो किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकता है, किस तरह से तालीम हासिल कर सकता है और किस तरह से अपने कैरियर का आगाज़ कर सकता है। तो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत खुशाइन बात है कि हमारे पास मीर नकी अली ताहा साहब जैसे फ़र्द मौजूद हैं जो बच्चों के लिए गाइडेंस के लिए हम वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहा भाई, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो अपना वक्त देने के लिए। हम आपके तारुफ़ से शुरू करना चाहेंगे पॉडकास्ट को, तो हमें अपने बारे में, अपनी फ़ैमिली के बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर बताएं कि हैदराबाद दक्कन से किस तरह से ताल्लुक़ है और कब माइग्रेट किया, और जो भी तफसील आप बताना चाहें इसके बारे में। हाँ, कंटिन्यू। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ़ कराऊँ। मेरा नाम मीर नकी अली ताहा है। मेरे वालिद मीर अहमद अली डॉक्टर। हमारा ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से है। कराची में हैदराबाद से हिजरत करके जब आए लोग, मेरे ताया मसूद जामी साहब शायर अहले बैत रहे हैं, इंतकाल हो गया इनका। मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया और वो सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने हमारी तालीम के सिलसिले में बहुत खिदमत अंजाम दी। हमें शुरू से इंग्लिश मीडियम की तालीम हासिल करवाई और मेरा शुरू से एक एम था कि मैं कोई खिदमत का प्रोफेशन अपनाऊं। तो बचपन ही से लॉ से मेरी वाबस्तगी रही, थोड़ा शौक़ था मुझे। फिर मैंने सन 2000 में लॉ की डिग्री मुकम्मल की और हाई कोर्ट का वकील इंतख़ब हुआ। और इस प्रोफेशन में आने के बाद मैंने बहुत प्रैक्टिस पे बड़ी तवज्जो दी। तकरीबन एक अच्छा वकील बनने के लिए आज तकरीबन 20 से 22 साल मुझे लग गए हैं इस फील्ड में। तो काफ़ी अरसा इस मकाम तक पहुंचने में लगा और ये प्रोफेशन, हमारे लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि लॉ की आगाही कितनी ज़रूरी है। हमारे लोग इसमें काफ़ी हद तक इंटरेस्ट नहीं लेते, तो इंटीरियर से बेतहाशा लोग आज इस फील्ड में आ गए हैं। लॉ में खाली वकील ही नहीं है, ये वकील के बाद जज बनता है और बहुत सारी फील्ड लॉ से रिलेटेड हैं। तो हमारा सफ़र इसमें चल रहा है माशाल्लाह से। हम अपनी कम्युनिटी की तरफ से हाई कोर्ट के अंदर वन ऑफ द लॉयर हैदराबाद कम्युनिटी, मोमिनीन दक्कन। वैसे हैदराबादी दूसरे हैं बहुत से, लेकिन मोमिनीन के हवाले से मेरा नाम सर फहरिस्त है, जो वहाँ सब जानते हैं मुझे। हम हाई कोर्ट में, सिटी कोर्ट में यौम हुसैन का इनेकाद करते हैं हर साल, जिसकी पूरी मुंतज़िम के तौर पे हमारी खिदमत रहती हैं। थोड़ा सा हम रिवाइंड करके चलेंगे। लॉ को एज अ प्रोफेशन लेना, या जो आपने डिग्री हासिल करी, उसका शौक़ पहली दफ़ा कब आपको महसूस हुआ? कि स्कूल में थे या किसी ने, मतलब पेरेंट्स की तरफ से आया? वो ज़रा बताइएगा। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली बच्चों में ख़ास तौर पे मतलब इस तरह से नहीं होता, या पेरेंट्स की भी बात करें तो फिर वो डॉक्टर या इंजीनियर की तरफ माइल करते हैं। ये लॉ वाला एक डिफरेंट है, यूनिक है। वो किस तरह से? अच्छा, हमारे दौर में जब लॉ में मैं आया था तो हम आफ्टर ग्रेजुएशन इस फील्ड में आए थे। बीकॉम करके हमने लॉ का प्रोफेशन अपनाया था। पहले लॉ 2 साल का होता था, हमारे वक्त 3 साल हमने इसकी एजुकेशन कंप्लीट की, फिर प्रैक्टिस की, पीपल एज की, फिर तकरीबन 6 महीने वकीलों के साथ पीपल एज के जूनियर वकील की हैसियत से काम किया। तो खैर, जब हमें 2 साल के बाद लॉ में इंटर होने के बाद 2 साल के बाद हाई कोर्ट का वकालतनामा, हाई कोर्ट की इनरोलमेंट मिली, तो मैं इस हवाले से लोगों को कहूँगा कि जो लोग
मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जा रहे हैं, लेकिन लॉ में आने के लिए एक माशाल्लाह इस हवाले से लॉ की बहुत बड़ी फील्ड है। अगर 1000 आदमी में भी एक वकील अगर खड़ा हो तो उन सब पे हावी होता है। आजकल कोर्ट्स के अंदर फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं, लोगों के जायदाद के मसाइल हैं, बेतहाशा मसाइल लॉ से रिलेटेड होते हैं सारे। एक वकील माशरे की एक अच्छी ज़िम्मेदारी हैसियत होती है वकील की। तो मैं अपने जूनियर्स से ये कहूँगा कि ज़रूर वो इस तरफ तवज्जो दें, इसका बहुत फुकदान है हमारे पास, हमारी कम्युनिटी की तरफ से और दूसरे उर्दू स्पीकिंग की तरफ से भी। जो कराची के अंदर लॉ से रिलेटेड बहुत कम लोग रह गए हैं मैंने अभी अपने एक बेटे को भी माशाल्लाह एडमिशन करवाया लॉ में। तो मैं इस हवाले से अपनी कौम के और लोगों को कहूँगा कि वो इस तरफ तवज्जो दें कि लॉ में एडमिशन लें। और अब तो लॉ आसान हो गया है, इंटरमीडिएट के बाद लॉ हो रहा है, 5 साल का लॉ हो गया है, तो इंटरमीडिएट के बाद भी एडमिशन लॉ में हो रहा है। ये बैचलर्स की डिग्री कहलाती है जी, बैचलर्स की डिग्री कहलाती है। तो वो 5 साल का कर दिया है इन्होंने, तो आसान हो गया है कि इंटरमीडिएट के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और एक अच्छा वकील 5 साल आपकी तालीम के बाद आपको इनरोलमेंट का मिल जाता है। उसके अलावा हायर स्टडीज़ में भी फिर वही ट्रैक होता है, फिर एमफिल मास्टर्स बिल्कुल ले सकते हैं। LLM है, बैरिस्टर है। आप अगर बार एट लॉ करने के लिए आप अगर लंदन जाएं, लंदन से इसका बार एट लॉ का कोर्स होता है जो तकरीबन 1 साल का डिप्लोमा होता है, लेकिन मेन लॉ से यही डिग्री लेके जाना पड़ता है। आप अगर यहाँ से लॉ करके लंदन जाएं, अमेरिका जाएं, 2-3 मुल्कों से बैरिस्टर की डिग्री मिलती है, तो वो और उसमें निखार आता है लॉ में, और निखार आता है, अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती है उसमें। तो लॉ एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमारे लोगों की निगाहों में भी नहीं है, इससे आगाही नहीं है। हमें बचपन से शौक़ था, हमने इस पर बड़ा रिसर्च किया और माशाल्लाह कामयाब रहे। तो आज इतना अरसा गुजरने के बाद माशाल्लाह से अपनी पूरी कम्युनिटी को हम वहाँ पे नुमाइंदगी रखते हैं। कोई अगर आता है तो ज़रूर उसके साथ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई शहरी, कोई ना कोई पड़ोसी, हर जगह कोई ना कोई आपको लॉ से रिलेटेड किसी में परेशान रहता है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। टैक्सेस के हवाले से है, फैमिली के हवाले से है, प्रॉपर्टी के हवाले से है, जहाँ इमिग्रेशन के हवाले से। तो लॉ की एक बड़ी वास्ट फील्ड है। तो आप अगर इसमें एडमिशन लें एक वकील की हैसियत से, आपको सब चीज़ों के, हत्ता के वकील की हैसियत से आपको एक मेडिकल जोरिस्पोंडेंस भी पढ़ाई जाती है। जी बिल्कुल। तो जो हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ नेग्लिजेंस होती है तो उसका भी सद्देबाब वकील ही करता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ जाता है। कॉर्पोरेट इंजीनियर्स, ये जो कंस्ट्रक्शन के होते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, इनकी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, लीगल इशू, तो उसको भी लीगल इश्यू होता है, तो वो भी जो है वो वकील ही के पास आते हैं, वो उनको एक्सटेंड दिलवाता है, बताता है क्या किन किन वजूहात पे उसका टाइम पे ये कंप्लीट नहीं हुआ प्रोजेक्ट। तो हर फील्ड में वकील रिक्वायर्ड है, हर फील्ड में जो है वकील की रिक्वायरमेंट सुपर होती है। अच्छा, अगला सवाल इसी से मुताल्लिक था। मैं चाह रहा था कि आप एक प्रॉपर तरीके से 2 चीज़ें बता दें। एक तो ये कि वकालत के जो है डिफरेंट डायमेंशंस हैं, मसलन कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसका लीगल है, डोमेस्टिक के जो भी मैटर्स हैं वो सब ज़ाहिर है हर वकील मेरा ख्याल है हर तरह के केसेस नहीं देखता होगा। एक ख़ास पॉइंट पे जाने के बाद वो उसकी एक पर्टिकुलर नीच होती है, वो उसी को फॉलो करता है। तो एक वो चाह रहा था मैं कि आप डिफरेंट नीच जो हैं वो बता दें कि आप किस किस डोमेन को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो कैरियर प्रोग्रेशन होता है, मसलन पहले आप शायद एक वकील बनते हैं, फिर शायद सीनियर वकील, उसके बाद कोर्ट की तरफ जाके जज, या तो वो टॉप मोस्ट लेवल क्या है, वो हायरार्की मतलब कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर तालीम के शोबे की बात करें तो लैब इंजीनियर या लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, और अल्टीमेटली वो डीन और फिर VC तक जाते हैं। वो चीज़ वकालत में किस तरह से फिट होती है? देखें, सबसे पहले तो वकील बनने के लिए आपको जो है पूरा एक वकालत का कोर्स करना पड़ता है। वकील आप जब बन जाते हैं तो फिर इसी वकील के थोड़े अरसे के बाद आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जो जज के लिए आप मुंतखब, प्रोफेशनल सिविल जज बनते हैं। अच्छा, ये सिविल जज बनते हैं, सीनियर सिविल जज बनता है, सीनियर सिविल जज के बाद ADJ बनता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, और फिर ये हाई कोर्ट की जस्टिस तक जाता है। अच्छा, जाता है ये वकील ही है।
ये प्रैक्टिस के बाद ही वकील ही को प्रेफर करते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए आपको, खुद वकील, इस जो एक अच्छा वकील है वो अपने प्रोफेशन में बहुत हावी होता है। अगर जैसा मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, अब जब एक टाइम गुजर जाता है वकालत के अंदर, तो फिर जिस तरह आपके पास केसेस आते हैं, कॉर्पोरेट के केसेस आते हैं, कोई क्रिमिनल केसेस आते हैं, सिविल में आते हैं, फैमिलीज़ के आते हैं, तो वो जितने ज़्यादा उसके पास केसेस आते हैं उसकी स्पेशलाइज हो जाती है। टैक्सेस के मैटर्स आते हैं, तो वो जिस तरह उनको उस वकील की प्रैक्टिस में उसको जिस तरह केसेस मिलते रहते हैं, तो वो उधर का रुझान बढ़ जाता है। तो वैसे एक वकील वो हर काम कर सकता है, लेकिन जब ज़ाहिर है फील्ड से रिलेटेड मुख्तलिफ शोबे हैं, टैक्सेस का शोबा अलग है, बैंकिंग कॉर्पोरेट का शोबा अलग है, क्रिमिनल केसेस का शोबा अलग है, एफआईआर कटने के बाद किस तरह आप एक मुलजिम को छुड़ा सकते हैं थानों से और कोर्ट से, किस तरह उसकी बेल करा सकते हैं केसेस, वो सब बातें जो है ये वकालत के सारे बड़ा हुजूम है इसके अंदर। ये ज़रूरी नहीं कि वकील बन के सिर्फ एक ही तरफ आपका रुझान हो कि यही केसेस हैं। ऐसा है कि इस फील्ड में जो है बहुत बड़ी गुंजाइश है। अगर हमारे बच्चे इस तरफ तवज्जो दें तो जजेस के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं एग्ज़ाम। हमारी तो एज निकल गई थी जब हम इस फील्ड में आए, तो जजेस के लिए मैं अप्लाई नहीं कर सका, लेकिन मैंने बड़ी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा रुझान वकालत की तरफ रहा। वकालत में इंडिपेंडेंट होता है। अगर मतलब इस फील्ड के हवाले से स्किल्स की बात करें कि कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे मसलन अगर आर्किटेक्ट है तो उसके लिए एक विजुअलाइजेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तख़य्युल करे कि वो कोई बिल्डिंग जो उसने बनानी है, जो भी वजूद नहीं रखती, वो किस तरह की होगी, वो लाइट कहाँ से आएगी, खिड़की कहाँ रखेगा, दीवार कैसी होगी, एंगल क्या होगा, एंड सो ऑन। अगर इसी तरह से ये चीज़ हम लॉ पे रख के बात करें, वकालत पे, मेरा ख्याल है कि एक या दो स्किल्स तो नहीं होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों को पूरा केस पढ़ना है मसलन, तो रीडिंग का हैबिट भी होना चाहिए, फिर क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए कि वो बातों में से निकाल लें कि चीज़ रेफरेंसेस होते हैं। हम इसमें अथॉरिटीज़ होते हैं, जो केसेस हमारे पहले पिछले गुजर चुके हैं, हम उन रेफरेंसेस को पेश करते हैं और पढ़ते हैं। इसके लिए एजुकेशन लेते हैं, लाइब्रेरीज में जाते हैं, नेट के ज़रिए सेलेक्ट करते हैं अपने जिस केस में हमें रिक्वायर्ड है जो मैटर, हम ढूंढते हैं। आज से पहले अगर तो फिर हम उसकी प्रॉपर रेफरेंसिंग के लिए रेफरेंसेस देके, दलाइल देके उसको कंप्लीट करवाती है। अगर आपकी मैं स्पेसिफिकली नीच की या डोमेन की बात करूं, आप किस तरह के केसेस देखते हैं, तो वो बताइए। मैं जब आया था तो मेरा जो पहला जो मेरे उस्ताद थे जिनके साथ मैंने पीपल एज में बताया, वो क्रिमिनल के लॉयर थे। अच्छा, तो फिर हमारा जो स्टार्टिंग हुआ वो क्रिमिनल केसेस को देखना हुआ, लेकिन वो जब मैंने देखा क्रिमिनल्स केसेस के अंदर ज़रा सा बेल वगैरह में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लोग चाहते हैं वकील को देते वो फौरी करा देगा, ऐसा नहीं होता। हर सेक्शन जो भी उस बेल में या उस जुर्म में, वो तो उसकी अलग अलग मयाद है कि किसी सेक्शन में 5 साल की सज़ा है, किसी सेक्शन में दफ़ा सेक्शंस, तो वो किसी में 7 साल की सज़ा है, किसी में 10 साल की सज़ा है, तो ये मुख्तलिफ सेक्शंस होती हैं। तो वो जिस तरह उसको उस पर लागू होती है वो सेक्शंस, वो फिर उस सज़ा का जो है तायुन किया जाता है उसके हिसाब से। फिर हमारी जब करते हुए आए तो कुछ सिविल साइड्स हमारी आ गई, फैमिली कॉर्पोरेट जिसे कहते हैं, जो सिविल साइड होती है, जिसमें कॉर्पोरेट में जो है ये मैटर्स बैंकिंग के होते हैं मैटर्स, और प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं, विरासत के सक्सेशन जिसे कहते हैं, विरासत के मैटर्स होते हैं। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो इस तरफ लग गई थी। तो क्रिमिनल से हट के हम सिविल साइड्स आ गए, तो जिसमें सिविल साइड में ये किसी का डिस्प्यूट हो प्रॉपर्टी के मामलात में, रेंट के सिलसिले में किराएदारों के केसेस होते हैं, फैमिलीज़ के केसेस, बच्चों की गार्जियनशिप के केसेस होते हैं, ये मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं। आजकल बेतहाशा सन 2002 के बाद जो है वो ये भी एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट लोगों को बताने के बाद, पहले तलाक के सिलसिले में मर्द की इजाज़त ज़रूरी होती थी, तो सन 2002 के बाद से जो है जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब का लॉ में जो है क्लॉज आ गया था। जी, लॉ आ गया कि वो लड़की खुद भी खुला ले सकती। तो इस वक्त बेतहाशा केसेस खुला के फाइल होते हैं कोर्टों के अंदर।
वो उसमें हम आर्बिट्रेशन करते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं कि बिल नहीं मिले तो फिर उसमें बच्चों की कस्टडी, यानी तो फिर इनके बच्चे किसके पास रहेंगे, खर्चा कौन देगा। तो ये बहुत बड़ी एक वास्ट फील्ड है जो एक लोगों की रिक्वायरमेंट हो गई है। तो आप, अगर मैं अपने नए बच्चों से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस तरफ तवज्जो दें। ये एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, वकील एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है जी। आपकी अपनी अर्निंग होती है इसके अंदर, जितनी आप इसमें मेहनत करेंगे उतना आप सर्वाइवल होंगे। तो माशाल्लाह वकील कोई भी हो, और बेशक वकील अल्लाह का नाम है, तो ये भी एक अता है अल्लाह की कि वकील जो है उसे अल्लाह की अता होती है। वकील निकलता अल्लाह के भरोसे पे, और अल्लाह ताला ही उसे कामयाबी दिलाता है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं चाह रहा था, अगर ज़ाहिर है आपका इतना कैरियर है ओवर 20 ईयर्स, कोई 2-4 इंटरेस्टिंग कोई केसेस हों आपके नज़र में जो मतलब हमारे लिए इस वक्त जी जी, कुछ लर्निंग का पहलू हो, उसके अंदर ज़रूर 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 शेयर ज़रूर। करें। असल में मेरे लाइफ में इस वक्त बहुत अच्छे 2-3 केसेस आए हैं जो मैंने, मेरा कारनामा था उन केसेस को फॉलो अप करने में। अब ये मशहूर केसेस अब मैं किस तरह आपको बताऊं कि जो है वो अगर हाँ जितना भी हो हाँ, उसको hidden करके। सिविल के हवाले से जो है, अभी एक प्रोजेक्ट था, उस फ्लैट्स का जस्टिस सज्जाद अली शाह ने जो है ऑर्डर कर दिया था कि डिमोलिश कर दिया जाए, ये इलीगल रेलवे की प्रॉपर्टी पे बनी हुई है। तो उसमें ये लोग सब परेशान थे कि जो है ज़ाहिर है कोई बड़े वकील को करने के लिए जो है काफ़ी पैसा दरकार होता है, तो सब गरीब लोग हैं और बड़ी कम उसमें जो है उनको मैंने फैसिलिटेट किया और फिर अपना वकालतनामा लगाया। तो ये एक बड़ी बात है कि एक जज जो अपना ऑर्डर कर देता है फिर वो रिमांड बैक नहीं करता अपना ऑर्डर, उस ऑर्डर को दोबारा से वापस नहीं लेता। तो मेरे कारनामों में से ये एक बड़ा कारनामा है। मैंने इसमें हेयरिंग करके जज को एक कायल किया, तो उन्होंने फिर मुझे अपना रिमांड बैक किया, मुझे फिर स्टे दिया, फिर हम आगे सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि ऐसा था कि अगर उस ऑर्डर के लिए मैं उनके पास जाता तो वो कहते भाई आप आगे जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैंने तो कर दिया ऑर्डर, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, उन्होंने मुझे सुना और अपने ऑर्डर को रिमांड बैक किया। और ये बात है 2015 की, आज 2023 चल रहा है, तो स्टेटस को बरकरार रहा। लोगों की मुझे बहुत दुआएं मिली। उसके बाद ही मेरा सफ़र ज़ियारत शुरू हुआ सन 2016 से। तो मैं हर साल अपने मौला की ज़ियारत के लिए जाता हूँ, तो मुझे उन लोगों की दुआओं से चहारदा मासूमीन की ज़ियारत नसीब हुई थी। हर जगह मुझे जाना नसीब हुआ हर साल। तो ये मेरे लिए आज भी बहुत बड़ा कारनामा था कि जो लोग सड़क पे आ गए थे, जिनके फ्लैट टूट रहे थे, हत्ता कि ये था कि जब लास्ट मैंने स्टेटस को लिया रात के शाम के 7 बजे चीफ जस्टिस से, तो उस वक्त हद ये थी कि ताले तोड़ के पुलिस वाले बिल्डिंग डिमोलिश करने लगे थे। लेकिन 7 बजे शाम के, मेरी लाइफ का ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, शाम 7 बजे जस्टिस ने मुझे ऑर्डर दिया। वैसे तो अब इस वक्त याद नहीं आ रहे, लेकिन यह है कि कारनामे तो बहुत सारे हैं इस फील्ड के अंदर। जो है बहुत हमने अपनी सिविल साइड के अंदर जो है प्रॉपर्टी में और सक्सेशन में, जायदाद के ट्रांसफ़र में बड़े इसमें मौके मिलते हैं। तो कोई ना कोई आपको एक केस ऐसा मिलता है कि जिससे आपको अप्राइजलमेंट मिलती है। तो ऐसे ही जो है, अब मैं इतने क्रिमिनल केस एक था, उसमें भी मुझे जो है बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली कि बड़े लोग उसमें जो है ज़मानत कराने के लिए लगे हुए थे, नहीं करा सके। मैंने एक खातून की ज़मानत कराई थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसकी मेडिकल बेस के ऊपर उसकी ज़मानत कराई। उसके बाद सारे लोग बाहर हुए। एक बात कहने की है कि बड़े बड़े लोग उस सेक्शन में, 324 की सेक्शन होती है और भी 2-3 सेक्शंस थी, मतलब वो लोग उसमें नहीं करा सकते थे ज़मानत। लेकिन हमने बेस बनाया, एक को निकाला किसी, तो उसके बाद फिर 1 बाय 1 सबकी ज़मानतें होगी क्रिमिनल केसेस के अंदर। वो भी एक बड़ा मशहूर केस था जिसका मेरा टीवी पे भी इंटरव्यू आया था, दुनिया चैनल से। अच्छा, इसके अलावा ज़ाहिर है हम खुद भी फॉलो करते हैं, आपकी कम्युनिटी सर्विस भी रहती हैं लॉ के हवाले से ही, कोई कम्युनिटी के किसी आदमी को, या दूसरे रुख में देखें जैसे हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, सर्कल बार करके, उसमें भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो ज़रा उसके बारे में डिटेल में बताएं ज़रा। अच्छा, असल में एक वकील जो है वो सबसे पहले तो वकील होता है,
अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ पार्टियों से अलाइंस होता है और सोशल ज़रूरी है, कोई ना कोई किसी ना किसी से वाबस्तगी रहे। तो सियासी हवाले से भी वकील के ताल्लुक़ होते हैं, हर पार्टी में वकीलों की आमद रहती है। तो हमारा भी ताल्लुक़ है सोशल हवाले से। तो जो अटैचमेंट है बार के हवाले से, हमारे इलेक्शंस होते हैं तो उसमें हर साल जो है कराची बार के इलेक्शंस होते हैं, हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस होते हैं, उसमें नुमाइंदगी होती है। तो हमारे ग्रुप्स हैं हमारे पास, जैसा अब हमारे मोमिनीन का ग्रुप है, तो जाहिर है जब हम यौम हुसैन कराते हैं तो काफ़ी मोमिनीन से हमारी अटैचमेंट रहती है। तो वो ये एक मेरे लिए बड़ा अच्छा वो है कि वो कहते हैं भाई मोमिनीन के वोट इनके पास हैं मौजूद। इसमें देखें अच्छी बात भी ये आती है, ज़ाहिर है हमने भी कुछ क्लिप्स वगैरह देखी हैं, जाफ़र भी हमारी कम्युनिटी के हैं, वो भी नौहे वगैरह मेरे ख्याल है सलाम वहाँ पढ़ चुके हैं पहले, तो इसमें भी ज़ाहिर है आपने ही वो प्रमोट किया होगा। अच्छी बात है कम्युनिटी के बच्चों को, यंगस्टर्स को आगे लेके आना। बड़ा एक इम्तिहान होता है वहाँ पे, बड़ी लंबी फहरिस्त होती है, तो माशाल्लाह इन्हें पढ़ने का मौका मिला। तो जाफ़र को ये उसकी अपनी भी मेहनत, बैठा रहा बहुत देर तक, नहीं वहाँ लाइन होती है पढ़ने की, वहाँ सिटी कोर्ट में 2 घंटे के प्रोग्राम में अल्लामा शहनशाह नकवी आ रहे होते हैं, तो बस उसके साथ अटैच करना होता है वो 2 घंटे के अंदर। तो ये भी एजाज़ मुझे मिलता है कि हाँ थोड़ा सा इसमें बताता हूँ आपको। हम यौम हुसैन के मामले में जो है, जब मैं आया था तो अल्लामा अब्बास कुमैली हमारे प्रोग्राम में आते थे, तो उनके बाद फिर कोई ऐसा जाकिर हमें चाहिए था, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि 1 मिनट ना लगे वहाँ आग लगने में किसी भी मैटर से। तो वो सारे सुन्नी शिया सभी उस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। तो फिर हमने अल्लामा अब्बास कुमैली के इंतकाल के बाद कोई ऐसा जाकिर हमें चाहिए था जो सोशल हवाले से मुतारिफ हो। तो हमने इस मामले में सोच के अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी को सिलेक्ट किया। हम गए उनके पास, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की और कहा मेरी ख़ुद ख्वाहिश है कि मैं बाहर से खिताब करूँ। तो जिस दिन से फिर वो आए हैं, तो हर साल फिर वो हमारे दावतनामे पे आते हैं अल्लामा साहब, और उस पूरी महफिल को आप यकीन करें बार में बैठने की जगह नहीं होती, इतना फुल। जी देखा है यौम हुसैन में हमें प्रोटोकॉल मिलता है, तो ये अल्लाह की अता है, बहुत गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। तो इस हवाले से भी हम पूरी कोर्ट में मोमिनीन के हवाले से हमारा एक अपना वोट बैंक भी है। लोग इसको फॉलो करते हैं कि जो है अहले तशय्युअ के वोट्स ये लोगों के साथ हैं। यौम हुसैन कराने का इनेकाद, वैसे तो हमारे साथ यौम हुसैन में काफ़ी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, उसमें हमारी पूरी कमेटी है और सब भरपूर काम करते हैं उसके अंदर, जो लोग हैं मुंसलिक हैं। मेरा अकेला का, मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ, लेकिन ये है कि हमें उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है, हम सब मुत्तहद होकर करते हैं। तो हमारे हवाले से जो है ये भी एक बार में बड़ा इसका बेनिफिट मिलता है। सही, ये मोमिनीन की नुमाइंदगी। आज के दौर में आप जवानों को कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे लॉ के हवाले से? ज़रूर। असल में मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से ये ज़रूर पैगाम दूंगा यंगस्टर्स के लिए कि वो इस लॉ की फील्ड को ज़रूर आजमाएं, ज़रूर इसमें जो है इंटरेस्ट लें। और जैसा कंप्यूटर की है, IT की है, तो लॉ की भी एक बड़ी डिमांड है। तो इसमें थोड़ा सा आगाही ऐसा भी है कि समझ बूझ हर शहरी पर ज़रूरी है लॉ से रिलेटेड। सोशल स्किल्स पे आप कुछ बताना चाहेंगे यंगस्टर्स को? देखें, मैं ये कहूँगा कि लॉ आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपको लॉ में जो है आपको कम्युनिकेशन स्किल आती है, बात करने का तरीक़ा आता है, और क्लाइंट को मुतमईन करना एक वकील से अच्छा जो है वो अब किसी मैटर को आर्गो नहीं कर सकता। तो ये ज़रूरी है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, आपको अच्छी सलाहियत हो बोलने की। लॉ में आने से पहले जो है आपको खुद अच्छी तरह से थोड़ा सा पढ़ने की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और थोड़ा बात करने की, बोलने की, समझने की, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस फील्ड के अंदर। आपने यंगस्टर्स पे काफ़ी एम्फसाइज़ किया कि उनको आना चाहिए लॉ की तरफ। मेरा इसके बिल्कुल ही अपोजिट सवाल है। ज़ाहिर है हम खुद भी एक टाइम था, हम कैरियर अपना सोचते थे कि क्या होना चाहिए, उसकी कैरियर गाइडेंस सेमिनार में जाते थे। तो अब इस वक्त भी आगे अगर थोड़ा सा पीछे देखें, आज से 10-15 साल पहले,
तो नॉर्मली हमने देखा है कि एक ट्रेंड चलता है कभी भी, मसलन आज से हमारे टाइम पे शायद वो एक MBA का ट्रेंड था कि हमारे दोस्त भी MBA कर रहे थे, तो उनके दोस्त भी MBA कर रहे थे, तो हमने भी बोला कि हम भी MBA कर लेते हैं या एटलीस्ट ट्राई करते हैं अगर एडमिशन हो जाता है तो। इस वक्त की बात करें तो सोशल मीडिया का दौर है। अब लोग जो है ना वो फ़ौरन टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे होते हैं कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं। अगर एक क्विकली बात करें वकालत के शोबे की भी, तो मेरा ख्याल है जो इनसे ज़्यादा भी मशहूर होंगे मगर जिब्रान नासिर आई थिंक बहुत एक्टिव हैं उसमें, या ईमान मज़ारी भी उनकी वजह से भी काफ़ी लोग एटलीस्ट आइडिया होता है कि वकालत के शोबे में क्या चल रहा है। तो आपको लगता है कि यंगस्टर्स खुद भी इस फील्ड में आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, या आज से 20 साल पहले कम थे, या वही ट्रेंड है? इस बारे में ज़रा बताएं। ये ज़रूर, ये बहुत एक अच्छा सवाल आपने किया कि लोग MBA कर रहे हैं और मुख्तलिफ स्किल्स में जा रहे हैं, लेकिन लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है। अच्छा, लॉ में आपको जॉब्स के ज़राए भी मौजूद हैं, आप मुख्तलिफ कंपनीज़ में एज अ लॉयर भी लग सकते हैं, लेकिन लॉयर के साथ जो मेरी प्रैक्टिस गुजरी है इतने अरसे के अंदर, मैंने जो देखा है, एक वकील अपनी अर्निंग खुद कर सकता है। उसको किसी का नौकरी के लिए उसको ज़रूरत नहीं कि MBA करके भी इतनी बड़ी डिग्री लेके MBA आप कहीं नौकरी ही करेंगे आप, तो अर्निंग आपकी है। लेकिन एक लॉ करने के बाद आप खुद अपना रोज़गार का सिलसिला कर सकते हैं, कायम कर सकते हैं। लोग आपके पास आते हैं, उनको आप उसको समझाते हैं और उनके मसाइल को हल करते हैं। ज़ाहिर एक प्रोफेशनल फ़ीस होती है जो आपकी, तो लॉयर के लिए जो है वो जॉब वॉब का सिलसिला उसके लिए कोई चीज़ नहीं। तो वो ये फील्ड बहुत बड़ी है, तो जैसे जैसे आप जितना जो है आप अपनी फील्ड में मुतारिफ हों, उसमें लगे, एक टाइम लगता है। अर्निंग की अगर बात करें तो नॉर्मली ये बोला जाता है कि आपको किसी भी फील्ड की अर्निंग का आइडिया लगाना है तो आप एक एवरेज को देख लेते हैं कि मतलब आप एक मसलन आम इंजीनियर एक 5 साल के बाद कितने पैसे कमाते हैं ऑन एवरेज। उससे ज़्यादा भी होंगे बहुत सारे, 1 करोड़ वाले भी होंगे और उससे कम वाले भी होंगे। तो अगर हम वकालत को मसलन जो 2 स्टीरियोटाइप प्रोफेशंस हैं, डॉक्टरी और इंजीनियर्स या CS आजकल के ज़माने में, तो अगर हम लॉ के प्रोफेशन को कंपेयर करें, मसलन एक वकील आज से 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ ऑन एवरेज अंदाज़न कितने पैसे कमा लेता है मंथली या प्रोजेक्ट वाइज, या अगर किसी और फील्ड से कंपेयर करें तो उसके बराबर हैं या कम? ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ज़रूर बताऊंगा कि हमें भी जब हम इस फील्ड में आए थे तो जस्टिस अली असलम जाफरी थे, इंतकाल हो गया। एक महफिल में उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें 10 साल इस फील्ड में लगाने हैं, तो 10 साल के बाद तुम पैसे गिनोगे। सही, ये बात मुझे आज तक उनकी याद है। खैर जितना टाइम स्पेंड हो कम है, लेकिन बात बिल्कुल उनकी थी कि 10 साल के बाद हमारी अर्निंग का सिलसिला शुरू हुआ। ये तो है कि एक वकील को एकदम तो नहीं मिलता, लेकिन कम से कम इस फील्ड में 10 से 12 साल लगाने के बाद वो अपनी अर्निंग का अच्छी अर्निंग का। अब अगला सवाल भी आपने थोड़ा बहुत जवाब दे दिया पहले। 2 चीज़ें हैं, एक तो है मसलन शॉर्टकट आज के दौर में। अब आप लगाएं कोई हाउ टू अर्न मनी करके यूट्यूब पे, नहीं, वो इस तरह की चीज़ें आएंगी कि आप 2 हफ्ते बाद जो है ना वो डॉलर्स में खेल रहे हैं या लाखों में खेल रहे हैं। एक तो ये शॉर्टकट वाली बात। दूसरी बात ये अटेंशन स्पैन वाली। मसलन अगर आप इस वक्त आप किसी भी सोशल मीडिया पे वीडियोस का स्पैन देखें, हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट नाम के साथ हैं, वो 10, 15, 20, 30 सेकेंड से ज़्यादा के नहीं है। तो अगर मतलब एज अ व्यूअर अगर कोई वीडियो 40 सेकंड की है तो मुझे बुरी लग रही है कि इतनी बड़ी वीडियो क्यों है भाई, वो चीज़ आप मुझे 10 सेकंड में बता दें, कम करके शॉर्ट करके, ज़्यादा नहीं देख सकते। तो जहाँ अटेंशन स्पैन इतना कम हो कि वो सेकंड में हम बात कर रहे हो, और उसके अगेंस्ट अगर हम 1 मिनट के लिए वकालत के शोबे को रखें जहाँ पे आपने जब तक पूरी फाइल सही से नहीं पढ़नी आप क्रक्स तक नहीं पहुँचने वाले। पढ़ तो आप ऊपर से भी सकते हैं मगर जाहिर है वो रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आता। तो इन द लॉन्ग रन आज से 5 साल बाद आपको लगता है कि ये चीज़ वाकई जाके हिट करेगी इस शोबे के अंदर, जो उन यंगस्टर्स के हवाले से जो जिनके साथ वाकई ये मसला है? अगर मैं आपको ये बताऊं यंगस्टर्स के हवाले से, तो इस वक्त जो रुझान चल रहा है, हमारे जितने यंगस्टर्स बच्चे खुद हमारे शामिल हैं, कि मैं डायरेक्ट ही बड़ी अप्रोच को चले जाऊं, बड़ा जज बन जाऊं या बड़ा
ओके सॉरी, मुझे रातें रात जो है मैं इस मकाम को हासिल कर लूँ। तो किसी भी फील्ड में हो, खाली वकालत नहीं, किसी भी फील्ड में टाइम मस्ट होता है, मेहनत मस्ट होती है कि वो उसको हासिल करने के लिए उसको एक टारगेट अचीव करना पड़ता है। तो वकालत भी इसी से वाबस्ता है कि आपको एक अपना किसी भी फील्ड में आपको एक टारगेट बनाना पड़ता है कि मैं इतने इसमें वर्किंग करूँगा, इतना पढ़ूंगा। इतना पढ़ना तो हमारी फील्ड में बहुत पड़ता है, ये आप जब ही रिलीफ दिला सकते हैं कि जब तक आप मुख्तलिफ जो पिछले गुजरे हुए केसेस हैं उनकी स्टडी करें, अथॉरिटीज़ देखें और अपने रेफरेंस में उसको शामिल करें। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आप खिलाफ होते हुए भी कुछ आपको ऐसा एक रेफरेंस मिल जाता है कि जो 1972 में एक केस हुआ था जिसका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था, तो वो आप जब ऐन मौके पर, तो आप जीत जाते हैं इस केस को। तो पढ़ना तो मस्ट है और मेहनत के बाद ही आप अचीवमेंट मिल सकती है आपको। मेरा ख्याल है अगर यंगस्टर्स को इस तरह से बोला जाए मसलन के कैरियर चूज़ करने से पहले आप एक तो अपनी रिसर्च पूरी करें। हाँ। ज़ाहिर है लॉ एक ऑप्शन है, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसकी हमने अभी बात भी नहीं की, मगर सब पे रिसर्च करें और उसके बाद ये देखें कि अल्टीमेटली आप कम से कम 5 साल 6-7 साल उस फील्ड में लगाएं और फिर एक्सपेक्ट करें कि आप किसी मुकाम पे पहुंचेंगे, चाहे वो डॉक्टरी क्यों ना हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो। उसके बगैर मेक्स मैन परफेक्ट। तो एक है बात ये तो लाजमी कि जब तक आप उस शोबे में मेहनत ना करें तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, आजकल जो है वो अगर हम बात करें तो एआई और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आप मसलन किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे लिखें कि आप कोई भी सवाल लिखें, अब पहले तो गूगल पे आप सिर्फ लिखते थे ना कि ये चीज़ क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो आ जाता है। अब आप सिर्फ उसको लिखें कि मसलन मुझे पाकिस्तान की तारीख का सबसे इंटरेस्टिंग क्रिमिनल केस बताओ जो कोर्ट से आज तक सॉल्व नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल। होंगे ऐसे बहुत सारे, और वो प्लेटफॉर्म आपके सामने पूरी रिपोर्ट निकाल के दे देगा अपने अल्फाज में, ठीक है। तो ये एक इन क्रक्स एआई है। मसलन आप कुछ भी लिखें या अगर आप एज अ वकील बात करें तो जो क्लाइंट आपके पास एक मसला लेकर आया आप वही लिख दें उसमें कि ये इस तरह का मसला है, क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अभी थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, एक मूवी मुझे याद आ रही है 12 एंग्री मैन, शायद किसी ने देखी हो, 1970 की है। तो वो इसलिए मूवी याद रह गई कि वो उस तरह के एक कमरे में शूट हुई थी, उसमें कोई भी सिनेमेटोग्राफी नहीं है, कहीं वो बाहर नहीं गए, बस वो 12 वकला दिखाएं उसके अंदर। एक सीन ये हुआ है कि एक बंदा ट्रेन से हिट हो गया और वो सब बोल रहे हैं कि यार ये ओपन केस है कि ट्रेन मार के चली गई, ये एक्सीडेंट है। तो जो 12वां वकील होता है ना वो पूरा 1.5 घंटा इसी बात पे लड़ता है कि ये एक मर्डर है और उसको प्रूव करता है 1.5 घंटे के अंदर, मतलब पूरे 90 मिनट्स में। तो वो मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी चीज़ है और अगर एक सिंपल वन लाइन में बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी फील्ड में मेन काम रिसर्च है जी। हम कहीं पे भी बैठते हैं कभी रिसर्च करते हैं, उस कोई सी भी बात तो एक आदत बन जाती है रिसर्च करने की कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, तो क्या ऐसा सिलसिला था कि जो है ये क्यों। क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात, जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मैं बस बोलना ये चाह रहा था कि इस वक्त हम डॉलर इनकम की बात करते हैं ना कि आप यहाँ बैठे हुए अगर कोई चीज़ डॉलर में कमा सकते हैं तो जाहिर है वो इकनॉमी के हवाले से भी बहुत अच्छी रहेगी और यहाँ रह के आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ लॉ के अंदर भी ज़ाहिर आती है क्योंकि आपके पास जो लीगल राइटिंग्स हैं वो भी होती हैं, वो चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हों, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग क्लाइंट्स हो या बिजनेस एम्पायर्स हों, कुछ भी XYZ। तो जाहिर है एआई और को रखते हुए मद्देनजर रखते हुए आज के दौर में अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं तो एज अ लॉयर मैं खुद भी पर्सनली जानता हूँ 2-3 लोगों को एटलीस्ट जो यहाँ बैठ के बाहर के क्लाइंट्स के लिए टेक्निकल या लीगल एस्पेक्ट्स में रिपोर्ट्स लिखते हैं या उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एंड दे अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो जाहिर है अगर फ्यूचर की बात करें तो दिस इज़ द फ्यूचर और वही फ्यूचर CS का भी है और वही फ्यूचर जो है वो कानून के शोबे का भी है और यंगस्टर्स के लिए ज़ाहिर है बहुत अच्छी फील्ड रहेगी अगर वो इसको चूज़ करना चाहें। मुझसे बेतहाशा लोग रब्ता करते हैं और काफ़ी लोग जो बाहर सेटल्ड हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के मैटर्स, उनके बहुत सारे मैटर्स हैं यहाँ पे। अच्छा कुछ ऐसे लॉयर्स फर्म्स हैं जो राब्ते में हैं, अच्छा कुछ इनकी अच्छा करते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा वर्क देना पड़ता है कि अगर आप वहाँ लोगों के काम करें उनसे, जैसा अब जाहिर है रात यहाँ रात होती है वहाँ दिन होता है, बिल्कुल। तो आपको उनसे कंसल्ट करने के लिए अपनी
एक पेज आपको डेवलप करना पड़ता है कि जिसमें आप उनको बताते हैं, वो आपको देखते हैं कि देख कि भाई ये काम आपने किए हैं। तो आजकल दौर जरा सा जैसा आप कह रहे हैं कि वास्ट, वो उसके भी बेनिफिट्स हैं। मगर जो एक नुकसान है वो टाइम का, वो मेरा ख्याल है हमारे बच्चों ने खुद ही सेट कर दिया। हम अमेरिका के टाइम पे उठते हैं, अमेरिका के टाइम पे सोते हैं। बस वो अब ये लोगों को जो है चेंज हो गई, जाहिर है वो न्यू कमर्स जो हैं उनके ये सिलसिले हैं, वो टाइम ये थोड़ा सा। एक और इसी से माइंड में बात आई, जैसे अगर नॉर्मली बात करें तो पेंडिंग में केसेस तो लगे होते हैं बहुत। और आपके पास कोई नंबर्स हैं अंदाज़ा, मतलब इस वक्त कितने केसेस होंगे? असल में मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो भी केसेस पेंडिंग है उनमें कोई ना कोई डिस्प्यूट अराइजिंग होता है। अच्छा। कोई ना, हाँ, या तो मिल्कियत का होता है या उसकी जो प्लीडिंग्स है उसके अंदर कुछ रॉन्गफुल एक्ट होता है, कुछ मकासद लेने होते हैं, जो सीधे सीधे केसेस होते हैं वो कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती भी डिले कराते हैं, डिले कराते हैं, खुद ही डिले कराते हैं कि टाइम पास हो, अपनी मर्जी का होगा तो ले लें। तो ऐसे कोई रियल फैक्ट्स के जो केसेस हैं प्रॉपर्टी के, वो सब हो जाते हैं। अच्छा, वही केसेस तवील उस पर जाते हैं जो 20 साल 25 साल, जो जायदाद के या इसके जिसके अंदर कोई ना कोई नुमाइंदगी का डिस्प्यूट हो, समझे ना, लीगल हेयर्स की नुमाइंदगी का, क्योंकि वो मानते नहीं हैं। अगर फ्यूचर के हवाले से बात करें, इस मुल्क में रहते हुए वकला का प्रोफेशन और वकालत का प्रोफेशन, आपको क्या नज़र आ रहा है फ्यूचर ट्रेंड, रिसेंट फ्यूचर और फिर लॉन्ग टर्म में भी क्या चेंजेस आएंगे? आज से तकरीबन 10 साल पहले जब हम लोग थे तो हम कहते थे बड़े लॉयर्स की कमी महसूस हो गई थी, लेकिन अब जो है इंटीरियर से इतना लड़का लॉयरशिप के लिए आया है कि जिसकी इंतहा नहीं। आज सिटी कोर्ट के अंदर क्लाइंट से ज़्यादा वकील फिर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि हर वकील के पास कोई ना कोई केस तो ज़रूर रहता है। ऐसा नहीं है कि जो आ रहे हैं तो फ्री में तो कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई आपको लगता है? एग्जैक्टली, वो तो उसी पे आपका डिपेंड होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रेफरेंस के ऊपर ही आपका डिपेंड होता है। तो जो जिसका केस आपने किया है वो हटके आपसे नहीं जा सकता, चाहे आप उसको 5 लाख रुपए फीस मांगो, दूसरा 2 लाख रुपए मांग रहा होगा, लेकिन वो आएगा आपके पास ही क्योंकि आपने उसका केस करवा के दिया है। तो ये क्वालिटी और ये आपके प्रोफेशन का मेन एस्पेक्ट है। बस आपसे आखिरी सवाल ये कि अगर आप अपनी 20 साल की जर्नी को रिवाइंड करें तो 2 सवाल हैं बल्कि। एक तो ये है कि क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं, ज़ाहिर है वो तो आपकी बातों से आइडिया हो गया, मगर दूसरा पहलू ये है कि अगर कोई चीज़ आपको मौका दिया जाए कि आप वापस जाएं और कुछ चेंज करें, तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आप इस वक्त चाहेंगे कि अगर मैं उस वक्त मुझे पता होता तो मैं ये, मसलन फॉर एग्जांपल मैं क्रिमिनल केसेस कभी लेता ही नहीं है, मैं कुछ और मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा आपको। तो बस ये 2 सवाल है कि मैंने भी 2-3 दफ़ा वकालत को ब्रेक करके जॉब पे गया था की भी, तो जब मैंने देखा कंपैरिजन, भले फिरना हो सारा दिन कोर्ट में और वहाँ एसी में बैठ के, मैं प्रोफेशन को इसको तवज्जो प्रेफरेंस दूंगा। मगर अच्छा हुआ कि आपने वो जॉब कर ली। हो सकता है इस वक्त आप सोच रहे होते कि मैं जॉब कर लेता तो अच्छा होता। बिल्कुल, एडिसन की बात याद आती है ना कि उसने बोला था कि मुझे 99 तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बनती, क्योंकि वो 100वें तरीके 100 टर्न में जाके उसने वो फॉर्मूला सही क्रिएट किया था। ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छा एक वो था कि मैंने 2-3 दफ़ा ब्रेक करके जॉब की तरफ, बड़ी कंपनीज में जॉब की तरफ तवज्जो दी। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपनी एजुकेशन से कि ये लॉ के साथ साथ मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक डिप्लोमा भी किया था नीलाट से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग। ये भी मेरी एजुकेशन के अंदर शामिल था। तो नीलाट का जो है वो जस्ट लाइक सेम टू MBA, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कराती है। नाम सुना हुआ है, नीलाट कुछ थे, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कराती है। मैंने ये भी किया है। मैं 42nd बैच का स्टूडेंट था और इस प्रोफेशन के अंदर, मतलब इस एजुकेशन के अंदर ऑन ड्यूटी 3 कर्नल हमारे क्लास फेलो थे, 2 मेजर। अच्छा, फौजी इसको इसलिए कहते हैं वो रिटायरमेंट के बाद कहीं भी किसी भी कंपनी में एडमिन मैनेजर की जगह लगाते हैं, तो वो ये जो डिप्लोमा है नीलाट का ये काउंट होता है उसके अंदर। तो इसी हवाले से नीलाट के डिप्लोमा के हवाले से हम जॉब के शोबे में कंपनीज में गए थे, लेकिन मुझे वकालत अच्छी लगी, फिर लौट के अपने इसमें आ गए। तो अब माशाल्लाह इतना टाइम हो गया है कि अब कोर्ट गए बगैर दिन नहीं गुजरता। हाँ, एक आदत सी हो गई कि जब तक एक चक्कर कोर्ट का ना लगा के आओ तो टाइम पास नहीं होता। सही बात है।
बहुत आप लोगों ने, आपसे बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। और ये ज़रूर आप हमारे यंगस्टर्स को इस मैसेज को ज़रूर दीजिए कि वो इस तरफ तवज्जो दें थोड़ा सा, क्योंकि हम अगले कई सालों में जो है नज़र आ रहा है मुझे कि हमारे बाद जो है कोई हमारी फैमिली से कोई एक लॉयर ढूंढना पड़ेगा। दूसरे लोग इसमें बेतहाशा आ रहे हैं। मैं ये बता दूं आपको कि ये फील्ड रुकी नहीं है। इंटीरियर से वो लोगों को ये पता चल गया है कि इसमें क्या चार्मिंग है, तो बेतहाशा लोग इंटीरियर से जो है लॉयर्स बन के आते जा लॉयर्स बन के आते, और कोई जॉब ही नहीं लेता। आपसे मैंने स्पेसिफिकली जवानों के हवाले से जो पूछा ही कि आप उनको क्या मशवरे देंगे, आपने बताया भी साइबर क्राइम के हवाले से बात हुई, और प्रोफेशन वकालत एज अ प्रोफेशन और शोबा उस पर भी हमने बात की। अगर आप अपने सामने देखें कैमरे के पीछे तो जो हमारी टीम है वो भी तकरीबन सारे यंगस्टर्स ही हैं। हाँ, तो मैं तो कैमरे के सामने हूँ, मगर ज़ाहिर है मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरी पॉडकास्ट के सेटअप में अपना काम करते हैं। आप खुद भी उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। उनके लिए और हमारे लिए आप क्या मशवरा देंगे कि हम इस चीज़ को किस तरह से और कारामद और मुफीद बना सकते हैं? ये मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे जो है सिलेक्ट किया अपने इंटरव्यू के लिए, काबिल समझा। और कम्युनिकेशन स्किल्स और मुख्तलिफ हमारी जो कम्युनिटी में अच्छी स्किल्स पर लोग कायम हैं, कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, आप उनकी राय लेके हम जनरल पब्लिक तक पहुंचाते हैं, ये कारनामा है आप लोगों का। मैं इस बात पे आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप जो आपके साथी कैमरे के बैक पे भी, जाहिर है एक अकेले आप तो इसको नहीं चला सकते, कैमरे के पीछे भी कुछ लोग होते हैं जो आपके सपोर्टिंग हैं। तो नो डाउट ये एक आपका एक अच्छा कारनामा है, तो इसका रिजल्ट इंशाल्लाह आपको मिलेगा। मैं पिछले तकरीबन 50 मिनट से मीर नखेली तहा साहब से मेरी बातचीत हो रही थी। आपने पूरी पॉडकास्ट सुनी। हमने क़ानून, लॉ, प्रोफेशन, यंगस्टर्स के हवाले से मुख्तलिफ ज़ावियों में बात करी। मैं इस दौरान सोच रहा था कि इख्तितामी शेर क्या होना चाहिए। तो जब वकला की बात हुई कि कुछ वकला जो है वो ऊपर से केसेस पढ़ते हैं और ज़्यादा अपनी मेहनत नहीं लगाते, तो उस वक्त मुझे वो शेर याद आ रहा था कि इस तरह तस्वीर रख दीवार पर, आदमी बैठा हुआ महसूस हो, दाम मुँह मांगे मिलेंगे और नख्त ख़त लेकिन हादसा महसूस हो। मगर जब फिर नखेली तहा साहब ने ये बताया कि मैं 3-4 दफ़ा जॉब करने गया, फिर वापस आया कि भाई असल चीज़ तो असल इंटरेस्ट या पैशन उनका वकालत की तरफ ही है, तो तब मुझे वो शेर याद आया कि ये मोहब्बत तो बहुत बात का क़िस्सा है मियाँ, मैंने इस हाथ को थामा था परेशानी में। और जवानों के लिए आखिरी ये शेर के, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वस्सलाम।